नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस। साथियों, हम आज देखने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर जिसका भी आपने कल ओवरव्यू देखा ही होगा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यानी हम कह सकते हैं कि ये इकोलॉजी है। इकोलॉजी में 3 चैप्टर से ही हैं। तीनों चैप्टर्स में सबसे पहला जो होगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन देखेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मजा आने वाला है, जबरदस्त तरीके से अभी पढ़ाया जाएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें आज इकोलॉजी क्या है। इसी में छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जो है, सबसे पहले आज हम टर्मिनोलॉजी के विषय में देखने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लिखा है बोर्ड पर भी बता देता हूँ। इकोलॉजी मतलब क्या होता है? इको मतलब होता है होम, यानी छोटा सा घर। लॉजी मतलब स्टडी, यानी घर का अध्ययन, अर्थात वेयर वी आर लिविंग, यानी हम अपने सराउंडिंग का जब स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ecology, which are including two parts, biotic and abiotic. Biotics mean living organism, abiotic means ये physical factor that is a non living, चाहे वो soil हो, water हो, temperature हो, water हो, ये सब चीजें क्या होती हैं, सन हो, ये सब किस में आती हैं? एबायोटिक फैक्टर्स। इन्हीं का जो इंटरेक्शन होता है, इसी को हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी को देखेंगे। आइए, जिसमें आपने पहला देख लिया, मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिखा, ध्यान से देखिएगा। फादर ऑफ इकोलॉजी कोई पूछे तो कहिएगा कि ओन हमबोल्ट साहब। देखिए, इकोसिस्टम या फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कौन है? ईपी ओडम साहब, ओडम के नाम से जाने जाते हैं। एंड इंडिया की इकोलॉजी यानी इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है? तो बता देंगे रामदेव मिश्रा साहब। तो मिश्रा साहब ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है भारत में इकोलॉजी के विषय में। ठीक है ना, इन्होंने कहा इकोलॉजी जो आपको डिफाइन करता है इकोलॉजी। देखिएगा, बताइएगा कि 2 वर्ड है, इको जिसका मतलब ये होता है होम, लॉजी का मतलब ये होता है स्टडी, ये तो होता है। अर्थात इसमें हम बता सकते हैं क्या? स्टडी ऑफ ओन सराउंडिंग कॉल्ड इकोलॉजी, जो कि इंक्लूड होता है किस चीज में? इंक्लूड होता है 2 चीज में। एक होता है बायोटिक, अर्थात इसमें आते हैं कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक फैक्टर, या इसी को हम बोलते हैं फिजिकल फैक्टर। ठीक है, ब्रैकेट में बता देना, इसमें फिजिकल फैक्टर जब पूछा जाएगा तो बताना है हमको। क्या बताएंगे? वाटर हो सकता है, लाइट हो सकता है ना। और इसमें हम बता सकते हैं भैया, वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉयल है। इन सब चीजों का जो इंटरेक्शन होगा, इन्हीं इंटरेक्शन को इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है? इकोलॉजी अगर डेफिनेशन कोई पूछेगा बता पाएंगे? देखिए, इस चैप्टर्स में टर्मिनोलॉजी बहुत तगड़े तगड़े हैं, उन्हीं को रख लीजिए। चैप्टर खत्म, बहुत छोटा छोटा है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। आई होप इकोलॉजी आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब हम देखेंगे इस इकोलॉजी को हम लोग लगभग 4 लेवल पर पढ़ते हैं। कितने लेवल पर पढ़ते हैं उसको भी बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो बताइएगा कि इकोलॉजी को बेटा हम इसको कंसर्न करते हैं या कंसर्न विथ 4 लेवल्स। ठीक है ना, जिसमें किसके? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म, है ना। फिर बता देंगे, इसी में हम बात करेंगे पॉपुलेशन की बात करेंगे, ये भी एक हमारा आधार बनेगा। पॉपुलेशन से आपको लेकर कर चलना पड़ेगा ये आपको। कम्युनिटीज, कम्युनिटीज भी होगा, और कम्युनिटीज में आता है, फिर आता है बायो मास, बायो। ठीक है ना, ये ध्यान देना इसको। इतना आधार जो आपने 4 देखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म को, पॉपुलेशन को, कम्युनिटीज को एंड आपका बायोमास,
ये 4 ऐसे लेवल्स होते हैं जिस लेवल्स को हम आधार बना करके इकोलॉजी को डिवाइड कर देते हैं कई पार्ट्स में, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या ये लोग कहना चाहते हैं भैया, तो सीधा बता देंगे इसमें कि इकोलॉजी जो है हमारा, इकोलॉजी को हम लोग रीड करते हैं ना, इसको रीड किया जाता है कैसे, रीड करते हैं हम लोग अबाउट अबाउट फिजिकल एंड एडॉप्टेशन एंड एडॉप्टेशन, ठीक है ना, एडॉप्टेशन ऑफ, किसका एडॉप्टेशन, ऑर्गेनिज्म एंड हेंस इसके लिए इसका नाम पड़ जाता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्या बात समझ में आई। तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का आधार पता है क्योंकि इसमें फिजिकल और उसके एडाप्टेशन का भी डिस्कशन के अंतर्गत इसको रीड करते हैं, सो इट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ये अभी मैं सिर्फ इकोलॉजी का एक भूमिका बना रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए। अब इसी भूमिका को समझते हुए हम चीजों को ले लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब जैसे इकोलॉजी समझ लिया, इसके डिस्कवरी कौन है समझ लिया, अब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे। पॉपुलेशन वही जो हम आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, घटती है, कम होती है, यही पॉपुलेशन, इसी के बारे में देखेंगे। तो देखिए इसमें सिंपल समझ लेंगे भैया, बहुत छोटे छोटे बात है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सीधा कहिए कि जो ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, क्या होगा इसमें, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इन एन एरिया, दैट कैन इंटरब्रीड। क्या होते हैं ये लोग, इंटरब्रीड, आपस में इंटरब्रीड करते हैं, टुगेदर, ले लो टुगेदर। क्या मामला समझ में आ रहा है। तो पॉपुलेशन मतलब आपका स्पीसीज तो सेम होना चाहिए ना, देखो स्पीसीज सेम है किसी भी एरिया में, जैसे ह्यूमन है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र आपके दिमाग में आया कि हाँ इस एरिया में मानव जाति रहता है, उस मानव जाति में कोई और ऑर्गेनिज्म हमको, कोई स्पीसीज नहीं चाहिए, जैसे आप है तो आप ही रहिए, ह्यूमन तो ह्यूमन होमो सैपियंस वाले ही स्पीसीज चाहिए मुझे, ना कि कैट डॉग और अलग अलग हॉर्स वगैरह, ये नहीं चाहिए मुझे। देयर इज नो नीड फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्पीसीज टू हियर इन अ पर्टिकुलर एरिया। तब वो कहाँ पॉपुलेशन है, वो तो कम्युनिटीज में आ गई। पॉपुलेशन कहता है कि मुझे पर्टिकुलर एक स्पीसीज दीजिए, एक क्षेत्र दे दीजिए, उस दायरे के अंतर्गत जितने भी हैं वो सब हमारे पॉपुलेशन है, तो आपस में इंटरब्रीड करेंगे। देखिए इंटरब्रीड मतलब प्रोड्यूस करना, जो ऑर्गेनिज्म अपनी जनसंख्या को, अपनी संख्या को प्रोड्यूस जितना ज्यादा करता है उसको नेचर उसको ज्यादा इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि जिसके पास बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि थोड़ा भी टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी घटी बढ़ी तो वो अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनका एग्जिस्ट अर्थ पर नहीं होता है। नेचर उसी के साथ है जो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, नेचर पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो उसको एग्जिस्ट कर, नहीं तो बाद में कहेगा आप जाइए आपका काम नहीं यहाँ पे, समझ में आया ना। अर्थ पे अपने आप को स्टेब्लिश करना है, दैट मीन्स आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये भी एक लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये पॉपुलेशन तो इनब्रीड करेगा ना, वही चीज आपने देखा है, ठीक है। आइए आगे देखेंगे इसमें। अगर मैं यहीं पे आपको कम्युनिटी बताऊं जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया था, कम्युनिटी, देखो भैया यहीं पे समझा करो, जितने भी लिविंग स्पीसीज है, ऑल द लिविंग स्पीसीज इन एन एरिया, ऑल लिविंग स्पीसीज इन एन एरिया, है ना, मैक्स, क्या बनाते हैं, मैक्स कम्युनिटी, कम्युनिटी इसमें क्या होंगे, सिर्फ ऑल द बायोटिक, समझिएगा, ऑल द बायोटिक, यानी क्या इसमें हम नॉन बायोटिक मतलब ए बायोटिक लेंगे, नहीं, वो नॉन लिविंग क्या चाहिए मुझे, मतलब लिविंग चाहिए ना। दुनिया के जितने भी जिंदा प्राणी दिखाई पड़ते हैं सबको एक समूह में रख दीजिए, एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट। अब अमेजॉन का नाम सुना तो अमेजॉन में आप देखेंगे उस जंगल वन में आप देखेंगे जितने भी स्पीसीज होंगे वो भी हमारी कम्युनिटी, क्योंकि उसमें एक ही तो है नहीं कि ह्यूमन बैठा है, ह्यूमन तो बहरहाल होगा भी नहीं जल्दी वहां, लेकिन पौधे हैं, जंगली सुअर हैं, जानवर हैं, घोड़े हैं,
टाइगर है, कुत्ते हैं, ये जो स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट आपके दिमाग में आ रहा है, ये सब इकट्ठा है एक जगह पे, एक एरिया में, तो ये हमारा किसके अंदर आता है? कम्युनिटी के अंदर आता है। कम्युनिटी पता होगी नहीं? ठीक है, हाँ मैं चाहता हूँ एक एक चीजें आपको क्लियर मैं करता चलूंगा। अब हम बात कर ले थोड़ा सा उसी इकोसिस्टम के बारे में, क्योंकि पढ़ना तो हमको इकोसिस्टम मेन है। इसके बाद का चैप्टर इकोसिस्टम, ये ध्यान देना, क्योंकि ये फंक्शनल यूनिट होता है। क्या है ये? फंक्शनल यूनिट है ये, फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका? इकोलॉजी का, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, जहां पर क्या होता है? जिसमें बोथ बेयर द बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर आपस में क्या होते हैं? इंटरैक्ट्स होते हैं, इंटरैक्ट्स ईच अदर, यानी बायोटिक और एबायोटिक सबसे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम क्यों है? क्योंकि उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का डिस्कशन किया गया ना, तो इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये फंक्शनल यूनिट है, जैसे किडनी है, किडनी की फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है, ऐसे हमारी इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी का यूनिट जो फंक्शनल है उसी का नाम तो है इकोसिस्टम। अगले चैप्टर में पढ़िएगा इसके बारे में, तो ये समझ में आया होगा इकोसिस्टम क्या है। अब देखेंगे बायोम, यहीं पे मैं थोड़ा सा बायोम भी बता देता हूँ। बायोम क्या है समझना इसको, बायोम तो सिंपल इसमें बताओ कि एक लार्ज रीजन है ना, एक इसमें एक लार्ज रीजन है बेटा, एक लार्ज रीजन होता है जिसमें इट्स ओन अपनी खुद की क्या होती है? क्लाइमेट होती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट है, जैसे मैं डेजर्ट की बात करता हूँ, जैसे आप डेजर्ट समझते हैं ना, ठीक है ना, जैसे यहीं बस इतना है ईटी से, ठीक है ना, यानी हम बता सकते हैं कि जो बायोम होता है, बायोम में भी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा, यानी कि बहुत स्मॉल होगा, छोटा भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि इसमें बता देंगे स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी इसके बता देंगे मैनी स्मॉल हैबिटेट्स, कहाँ पर दिखाई पड़ेगा? इन्हें फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं ये चीज, है ना, कैन हैव, क्या उसके पास होगा? हैव, जैसे रिवर एरिया में आप देख सकते हैं, है ना, रिवर एरिया में होगा, ट्री के एरिया में आपको दिखाई पड़ता है, ये ट्री एरिया में होगा, तो ये सब जो वेरिएशन है यही तो है यहाँ पर। तो ध्यान देना, मैंने बताया कि बायोम कुछ और नहीं है, बायोम एक ऐसा चीज है जिसका अपना खुद का क्लाइमेट होता है। जंगल में जाओगे, पानी में जाओगे, डेजर्ट में जाओगे, जैसे पानी में गए तो पानी में क्या है? पानी में तो आपको कहीं ना कहीं सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, है ना। अब उस जल के अंदर कोई छोटा ग्रास होगा, कोई छोटी इंसेक्ट होगी, कीड़े मकोड़े होंगे, उसका अपना एक इन्वायरमेंट छोटा सा बना हुआ है, तो उसका अलग है। रेगिस्तान में जाओगे तो रेगिस्तान का अपना एक अलग क्षेत्र है कि कौन से वेजिटेशन यहाँ होंगे, कौन से पौधे होंगे, कौन जानवर पाए जाएंगे, कौन से इंसेक्ट होंगे, ये तमाम चीजें एक पर्टिकुलर क्षेत्र को डिसाइड करती है। वही चीज मैंने लिखा है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मैनी ऑफ द स्मॉल हैबिटेट, उनका अपना एक पर्टिकुलर हैबिटेट भी होगा, जल में होगा तो जलीय अपना हैबिटेट होगा, डेजर्ट में होगा तो डेजर्ट हैबिटेट होगा। तो ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं सब अपना एक पर्टिकुलर एक डेजर्ट होता है, ठीक है ना। इसी में अगला इसमें बता देता हूँ, बायोस्फीयर, यही समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर नाम ही से क्लियर होगा, देखो बायोस्फीयर, बायो माने होता है, क्या कहेंगे इसको, यहीं पर लिख लो कि लाइफ के बारे में कहेंगे, तो बायो में से हो जाता है क्या भैया? लाइफ, स्फीयर माने अर्थ, समझ में आ गया क्या? लाइफ और अर्थ, यानी कि इसमें बता देना सम टोटल, सम टोटल ऑल स्मॉल, ऑल स्मॉल इकोसिस्टम, ऑल स्मॉल इकोसिस्टम ऑन अर्थ मैक्स, क्या बनाते हैं वो लोग? मैक्स बायोस्फीयर, समझ में आया ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्लोबल इको सिस्टम के रूप में जानते हैं, ठीक है ना, ग्लोबल इको सिस्टम के रूप में जानते हैं, ठीक है ना।
देखेंगे। अच्छा, ये जहां पर रहेंगे, यहाँ पर इनका अपने आप को अडॉप्ट भी करेंगे। अडॉप्टेशन यहाँ बहुत जरूरी है भैया, ध्यान देना। अडॉप्टेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ही अपने आप को सर्वाइवल बनाएंगे, फिटेस्ट करेंगे, ठीक है ना। और इनके अंदर बहुत सारे सर्टन प्रोजेनीज भी बनेंगी, अर्थात ये रिप्रोड्यूस करेंगे। अभी मैंने आपसे बताया रिप्रोड्यूस, बिना रिप्रोड्यूस के जान लीजिए कोई भी एनिमल अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा अर्थ पे। अगर जिंदगी जीना है, अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है सब अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग पौधे हैं, लेकिन सबके अपने अपने क्या है, एक पर्टिकुलर इनका एक क्षेत्र है कि हाँ ये रिप्रोड्यूस करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। अब जल में पाए, जैसे सेब है, सेब तो वहां है जहां पर थोड़ा बहुत ट्रॉपिकल एरिया ना हो, यानी टेम्परेचर कम, पोल एरियाज में ज्यादा होंगे, टेम्परेचर वहां कम रहता है, बर्फीले स्थानों पे। तो जहाँ ठंडक रहेगी वहां बर्फ, वहां पर सेब उगेगा। अब हम अपने घर में ले आएंगे तो यहाँ कहाँ हो पाएगा। तो ये अपना पर्टिकुलर अडॉप्टेशन है उसका। तो ऐसे ही सारे पौधे एनिमल्स होते हैं, इनका अपना अपना पर्टिकुलर अडॉप्टेशन होता है, जिससे वो अपनी संख्या को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, ब्रीड कर पाते हैं। समझ में आई बातें? तो चलिए इसका सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए साथियों, लिखा है कि ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो क्या करेगा, उसका अपना एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हूं, मैं अपने घर में रह रहा हूं, जहां पर रह रहा हूं वहां पे कह सकते हैं कि पढ़े लिखे कुछ लोग हैं, कुछ कह सकते हैं अनएजुकेटेड पीपल भी रहते हैं, किसान भी रहते हैं, गांव के लोग भी रहते हैं। तो ये क्या है, मेरा अपना इन्वायरमेंट है। समझ पाए? तो मैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ। मेरा जो बायोस्फीयर है इन्हीं सबसे मिलजुल कर बना हुआ है। ऐसे होता क्या है कि जब हम बड़े बड़े फील्ड, बड़े बड़े जगहों की बात करते हैं, तो हमारा जो अर्थ होता है इसमें रोटेशन होता है। बात को समझिए, यानी कह सकते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ के होने की वजह से अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे कहीं टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। प्रेसिपिटेशन यानी पानी कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेसिपिटेशन में रेन भी आता है, स्नो बर्फ भी आते हैं, ये दोनों इसमें है, ध्यान रखना। तो यानी प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर का जो ग्राफ होगा, हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ विल बी द डिफरेंट इन द डिफरेंट बायोस्फीयर, यानी उसका अपना एक अलग अलग बायोस्फीयर, पर बायोस्फीयर में टेम्परेचर और ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है, अलग अलग होते हैं। उसी को मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाया, देखिएगा जरा। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया दोस्तों, ये वाला एरिया, ये है, हमने इसको देखा है कि ट्रॉपिकल एरिया है। आप जानते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यानी हम कह सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। समझ में आया क्या? आगे देखेंगे इसमें हम लोग, ये वाला एरिया क्या है, देखिए इसको बोलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी टेम्परेट यहां ज्यादा होगा। ये कॉनिफर टाइप का लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कोन लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसको कोनिफेरस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। समझेगा बात को? ये देखेंगे नीचे वाला एरिया, ये वाला ये हमारा आर्कटिक एवं अल्पाइन टुंड्रा एरिया, ध्यान देना, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा है। इसकी क्वालिटी क्या है, यहाँ की टेम्परेचर बिलो होती है, जीरो से बहुत कम होती है। आर्कटिक और अल्पाइन पर बर्फ जमे होते हैं, यानी स्नो होता है, ध्यान देना। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये सब एरिया ग्रासलैंड वाले हैं, ये ग्रासलैंड है, क्योंकि सबसे पहले ग्रासलैंड ही दिखाई देगा, ये ग्रासलैंड का है। और उसी से चिपका हुआ हमने दिखाया डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट आप जानते हैं, रेगिस्तान, जहां का टेम्परेचर आपको पता है कि लाला लला है, लाला लला समझते हैं, बहुत तगड़ा है। तो ये टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेनफॉल यहाँ की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओ, रेनफॉल डाउन कराओ, ये प्रोसेस है इस एरिया में, डेजर्ट में। यहाँ देख पा रहे हैं कि ये हमने जो ग्राफ में शो किया, ये 50 है, 100 है, 150, 200 से लेकर के 450 तक, ये प्रेसिपिटेशन को डिफाइन करते हैं, यानी पानी कितना होगा इसको बताता है, जो कि सेंटीमीटर में मेजरमेंट यहाँ पर किया गया है। और ऊपर का ग्राफ बताता है कि कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा किस किस एरिया पर। तो देखिए -15 से लेके -10, -5 है, जीरो, ये जीरो से शुरू होगा, ये पूरा का पूरा 30 तक हम ले गए टेम्परेचर को, जो कि एनुअल टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में मेजरमेंट किया जाता है। इन दोनों मेजरमेंट के आधार पर हम लोगों ने ये पूरा का पूरा एक प्रकार से क्या किया है, सिस्टमेटिक तरीके से आपको अलग अलग बायोस्फीयर के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया है। यानी वही जो मैंने अभी आपसे कहा था, चाहिए तो इसको एक पॉइंट बढ़ा देता हूं, ध्यान देना कि
द रोटेशन ऑफ अर्थ कहां पर, अराउंड द, या अराउंड कह दीजिए, सन, एंड ऑन इट्स क्या, ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पर घूमना, एंड टिल्ड, क्या करता है इसको, एंड टिल्ट ऑफ अर्थ, इसमें क्या होता है, क्या वेरिएशन काज होता है, क्या काज होगा, तो वेरिएशन होगा कहां पर, इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ध्यान देना, प्रेसिपिटेशन के ब्रैकेट में लिख लेना, क्या लिख लेना, रेन लिख लेना, प्लस लिख लेना यहाँ पर स्नो। ये चीज ध्यान देना, ये चीजें आपको दिखाई पड़ेंगे कहां पर, जो कि ये हमको दिखाई पड़ेगा, किसको बताएगा, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बायोम। भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन बनेगा तो बायोम तो डिफरेंट हो जाएगा ना। बायोम मतलब क्या, मैंने भी आपको बताया, लाइफ के बारे में पूरी डिस्कशन होगी। तो यहाँ पर इन लोगों का जो अपना यहाँ पर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका अपना एक अलग पर्टिकुलर एडाप्टेशन होगा। ये बात मेरे हिसाब से आपको एक पॉइंट हमने जो बना दिया है समझ में आया होगा, ठीक है ना। चूंकि एक नोट में चाहिए तो दूसरे पॉइंट में लिख लीजिएगा कि ग्रासलैंड जो होता है, ये ग्रासलैंड कब आता है, कम्स फर्स्ट, ये फर्स्ट आएगा किसमें, इन ग्राफ एंड क्या, देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यानी पहले तो आएगा आपका यह जो अर्थ है, ग्रासलैंड है, पहले वही दिखाई पड़ेगा ग्राफ में, देन सेकंड नंबर पे आएगा आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यहाँ पे टेम्परेचर की मात्रा ज्यादा हो जाती है। समझ में आएगी बात यहाँ तक। अच्छा देखिए, पानी है तो पानी के अंदर एसिडिटी होगी, सैलिनिटी होगी, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर होगा, मराइन वाटर होगा। अलग अलग वाटर्स में अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अपने अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको मेरे हिसाब से बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए होगा क्या कि यहाँ पर जब ये लाइफ जो होता है, वैसे भी आपको बता दूं कि लाइफ सबसे पहले कहां पर आया होगा, तो लाइफ भी एग्जिस्ट किया गया सबसे पहले बताया गया कहां पर, इन, इससे लिखता हूं, इन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम, या कह सकते हैं हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन वाला ध्यान रख लेना कि जहां पर क्या हो जाता है, जहां पर टेम्परेचर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, या आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर एसिडिटी जो होती है क्या होती है, तगड़ी होगी, ठीक है, वहां पर टेम्परेचर तगड़ा होगा, वहां पर प्रेशर तगड़ा होगा, है ना। ऐसे कंडीशन में देखा, इवन बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे गर्भ में पाए जाते हैं, वो भी लिखो ना यहाँ पर, एंड ये लिख लो, इन इन गट कहो या फिर इंटेस्टाइन कहो, इंटेस्टाइन, यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रो बायोटा भी पाए जाते हैं, यानी उनका अपना अपना क्या होता है, हैबिटेट होता है, ये ध्यान देना। हैबिटेट मतलब हम बता सकते हैं क्या हो सकते हैं, हैबिटेट के आधार पर हम बताएं, जैसे कि इसी में कुछ बहुत सारे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर दोनों में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। बायोटिक फैक्टर, कौन कौन से बायोटिक फैक्टर में ये लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप बताइएगा, इसमें बहुत सारे, इसमें आपके पैथोजन, लाइक पैथोजन हो सकते हैं, प्रीडेशन हो सकते हैं, है ना, लाइक पैरासाइट्स हो सकते हैं ना। ये तमाम चीजें हम देख सकते हैं कि इन सब बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत भी अपने आप को क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। आई होप कि ऑर्गेनिज्म और इनका इन्वायरमेंट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे निच के बारे में कि निच वो चीज है जहां पर उसका जीवन व्यापन चल रहा हो, जहां रहता हो, पैसा कमाता हो, जीवन को सरवाइव करता हो, वही निच है। तो उसके बारे में बताता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए भैया, अब इसमें देखेंगे नीचे। अभी मैंने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पर रह रहा हो, यानी हम बता सकते हैं प्लेस वेयर एनी ऑर्गेनिज्म, ए प्लेस वेयर एनी ऑर्गेनिज्म लिव एंड range of condition to tolerate। क्या मेरी बात समझ में आई है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में रहता हो और रहने के बाद अलग अलग रेंज ऑफ कंडीशन को टॉलरेट करता, बर्दाश्त करता, टॉलरेट माने बर्दाश्त करना, जिससे आप रह रहे हैं जहां पर हो सकता है कि वहां पर कभी बरसात बहुत तेजी से हो, वो भी आपको सहना पड़ता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए वो भी सहते हैं, कम हो जाए वो भी सहते हैं, ठंडक आ जाए वो भी सहते हैं। तो ये जो रेंज ऑफ कंडीशन होता है, इस रेंज ऑफ कंडीशन को पर्टिकुलर स्थान जहाँ रहते हैं वहां पर तो होगा ही होगा। उस चीज को टॉलरेट करने की क्षमता रहते हैं जहां पर, वो चीजें कहलाती है हमारी निच कहलाती है। भाई आसान है ना? अभी मैं इसको और थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। देखो इसमें आप कह सकते हैं क्या, सीधा कहो कि ये डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा नंबर इसको बना दो यहाँ पर, डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, इट कैन यूटिलाइज्ड। अब जाहिर सी बात है कि वहां पर जो भी डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्स होंगे, भाई जो भी चीजें आपकी जीवन के लिए व्यापन करने के लिए आवश्यक है, उन रिसोर्सेज को तो आप यूज करते होंगे ना। क्योंकि अब जहां पर रहते हैं और रिसोर्स, मान लो गैस जला रहे हो, गैस खत्म हो गया, अब जब गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो क्या आप लकड़ी का यूज नहीं करोगे? वो तो आपके लिए रिसोर्स का काम करता है, अगल बगल पाओगे तो ले आना, बना लो खाना तब तक के लिए। तो ये रिसोर्स का यूज भी करते हैं। निच यही है, निच मतलब जहाँ रहते हो, जीते हो, खाते हो, पीते हो, नौकरी करते हो, मर जाते हो, वो अपना पूरा एरिया ही हमारा निच कहलाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? यानी यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसके पास क्या होगा, हैव a distinct function, हैव ए डिस्टिंक्ट, है ना, फंक्शनल रोल, फंक्शनल फंक्शनल रोल। किस चीज में फंक्शनल रोल अपना ये करेगा? मतलब उस एरिया में जहां पर होगा, इन दैट एरिया। अब मान लो जहां पर तुम रहते हो, क्या तुम्हारा अपना कोई रोल नहीं है? हो सकता है तुम बेटे हो, वहां के भाई हो, पिता हो, है ना? ऐसे सारे रिश्तों में आप बंधे होते हैं, तो यानी आपका एक उस स्थान पर, एक उस एरिया में आपका रोल होगा। तो ऐसे उस निच का भी अपना एक पर्टिकुलर रोल होता है, ये ध्यान देना इस चीज को, हल्के मत लेना। अर्थात इसमें मैं एक लाइन नीचे लिख देता हूँ, लिख लो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म, बहुत ध्यान से समझना, एन ऑर्गेनिज्म लिव, कामा लगाओ, ईट रहता हो, खाना खाता हो, एंड वर्क इन इट्स, समझ आए ना? इन इट्स वहां पर ये क्या फील करता हो, कंफर्टेबल, यानी अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हो उस इन्वायरमेंट में। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, मेंटल भी लिख सकते हो या इन्वायरमेंट लिख दो, इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट में फील करता हो, एंड कॉल्ड नेच। क्या मेरी बात समझ में आई है भैया? इसमें तो कोई आई थिंक कि बहुत ज्यादा हार्ड चीजें है नहीं। देख लो कि अपने उस क्षेत्र में रह करके आप देखो रहते हो, पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाओगे, खाना भी खाओगे। यानी मैंने अभी आपसे नीच के बारे में क्या बताया किसी एरिया में तुम रह रहे हो, एरिया में रह करके अपने जीवन को आप बेहतर तरीके से क्या करो, चला रहे हो। तो और उस एरिया में आप कंफर्ट भी हो। कभी कभी आप दूसरे एरिया में चले जाते हो, जैसे कुल्लू मनाली घूमने चले जाते हो 15-20 दिन के लिए, तो आप कंफर्ट फील नहीं करते हो, आपको लगता है यार मजा नहीं आ रहा है, ये पानी इतना ठंड है, पीऊं कैसे हम? वो नल का पानी हमारे एरिया में, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का कितना मजा होता था। तो यानी ऐसे क्षेत्र को जहां पर आप रह रहे हो, जहां आप कंफर्ट फील कर रहे हो, जहां पे आपकी वैल्यू हो, जहां आप कमाते हो, खाते हो, जीते हो, ऐसे क्षेत्र ही आपके नीच कहलाते हैं। तो आई होप कि इतनी सारी बातों से नीच आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब मैं आगे थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कुछ इसमें मेजर फैक्टर होंगे, जो मेजर फैक्टर किसके होंगे, जो मेजर फैक्टर हमारे एबायोटिक फैक्टर के होंगे। तो लिख लो यहाँ पे, मेजर
एबायोटिक फैक्टर बहुत ही मशहूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं वही टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ये तमाम चीजें हम बताएंगे। टेम्परेचर, वाटर, लाइट वगैरह क्या है, सॉइल क्या है, यही तो हमारे बायोटिक फैक्टर थे ना। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देता हूँ ताकि दिक्कत कहीं ना आए। देखो, इसमें पहले बता देना टेम्परेचर। पहला क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परेचर, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्परेचर वाला काम है भैया। देखिए, होता क्या है कि भैया टेम्परेचर हमेशा ग्रेजुअली ऊपर जाते जाते, ग्रासलैंड से जब तुम ऊपर जाते हो पोल की तरफ, सब डाउन हो जाता। तो ये पहला पॉइंट तो ही बना दो यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि टेम्परेचर हमेशा ग्रेजुअली लिख दो इसे, ग्रेजुअली ग्रासलैंड से जैसे जैसे तुम ऊपर की तरफ, पोल की तरफ जाओगे, तो पोल की तरफ जाते समय टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? टेम्परेचर का डिक्रीजमेंट हुआ कहाँ पर, जब टेम्परेचर धीरे धीरे हम कहाँ पर जा रहे हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे अब ग्रासलैंड यानी लोअर से लेकर के अपर साइड में, व्हेन यू आर गोइंग दैट द टेम्परेचर विल बी द डिक्रीजेस। दैट मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रासलैंड, अर्थ पे हो तब तक तो ठीक है, ऊपर जाते तो ठंडक बढ़ जाती है। समझ में आया ना? टेम्परेचर जीरो होने लगता है, कम होने लगता है, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि टेम्परेचर का वहां पर एक इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज, बिना टेम्परेचर के आपका जीवन सफल है ही नहीं। टेम्परेचर ही है जो आपके शरीर के अंदर काइनेटिक एंजाइमेटिक प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, चलाता है। अभी मैं बताऊंगा आगे अगर आता है तो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। मैं यहीं पर टेम्परेचर में दूसरी बात अगर यहाँ से बताऊं, यहाँ पर क्या है, ये पोलर पोलर एरिया समझ में आ गया ना इतनी बातें। हाँ, ध्यान से देखना, आगे देखेंगे। ये जो टेम्परेचर है ये हमारा किस पर इफेक्ट डालता है, इफेक्ट एंजाइम काइनेटिक्स, है ना। ये बात आपको समझने की जरूरत है कि आखिर कैसे आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहे हैं जो एंजाइमेटिक प्रोसेस के दौरान चल रहे हैं, एंजाइमेटिक क्रियाएं चल रही हैं अंदर, उसी के आधार पर चलता है। टेम्परेचर होगा तो ही एंजाइमेटिक प्रोसेस कंटिन्यू होती है। टेम्परेचर है ही नहीं, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, डिनेचर्ड कर दिया इस प्रोसेस को, तो ये चीजें बहुत इंपैक्ट डालती है हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइमेटिक प्रोसेस होती हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो समझ में आया वहां पर कैसे काम होता है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर। तीसरा समझेंगे कैसे। देखो, तीसरा मैं बता दो भैया क्या, बेस्ड ऑन रेंज ऑफ टेम्परेचर, बेस्ड ऑन रेंज ऑफ टेम्परेचर, टॉलरेंस, टॉलरेंस मैंने बर्दाश्त करना, अभी मैंने बताया था टॉलरेंस होगा कहाँ पर, ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके के, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने शरीर के टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है, टॉलरेंस करता है। जिससे आप पढ़ते होंगे उसमें, आप 10th 11th में पढ़ा होगा तो कोल्ड वार्म एनिमल्स एंड, क्या आता था उसमें भाई, एक तो कोल्ड ब्लडेड था, एक वार्म ब्लडेड होता था। तो ये अवस्थाएं यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। ये कौन सी दो अवस्थाएं होंगी, तो उसको नाम को बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना, यहीं पर नाम लिख देता हूँ मैं। देखो, इसको बोलते हैं यूरी थर्मल, यूरी थर्मल। तो ये बात ए नंबर पर ले लो, यूरी थर्मल, है ना। यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा बढ़ा ही रहेगा, आपको मिलेगा। और एक दूसरा बी नंबर पर लिख लेना यहाँ पर, स्टीनोथर्मल, 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 क्योंकि इसमें कोल्ड ब्लडेड एलिमेंट होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। इसमें स्पेशली आप बर्ड की बात कर सकते हैं, इसमें ये बर्ड लिख लो जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, ये बात हमारी किस में आ जाती है भैया, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि हाँ टेम्परेचर का योगदान क्या है। तो ये चार ही योगदान आपको देखने को मिलती है किसमें भैया, जो मेजर एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर में आता है। समझ में आई। अब दूसरा हम समझेंगे, एबायोटिक तो हो गया, टेम्परेचर का अपना एक अलग योगदान रहा है जो आपके सामने ये लिखा है। कहाँ लिखा मैंने, ये हो गया। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, बात करते हैं वाटर। अब बताओ, वाटर के बारे में बताने की क्या जरूरत है? वाटर ना हो तो जिंदगी बेकार है। आपने बचपन में कहानी सुना होगा, मैंने पहले पिछले चैप्टर में भी सुनाया है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ तो डर जाए, बाहर निकालो तो मर जाए। अब बताओ, मछली का तो जीवन उसी में है ना। तो यही प्रोसेस है कि पानी के बिना जिंदगी सफल नहीं है। पानी ना हो, फोटोसिंथेसिस ना हो पाए, पानी ना हो तो एक्वाटिक जलीय जीव जंतु मर जाए, पानी ना हो हम आप सब मर जाए, पौधे मर जाए।
यानी कह सकते हैं कि बिना पानी के जिंदगी बेकार है। तो वो चीजें कुछ पॉइंट में बता देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये कैसे इसमें प्रोसेस में ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो इसमें बता देना कि लाइफ कहीं ना कहीं हम बताएंगे यहाँ से नंबर 1, लाइफ ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेट, ठीक है ना, ये ओरिजिनेटेड कहाँ पर, इन वाटर। अब आगे बताने की जरूरत नहीं है, चाहे ये हम बात करें किसमें, फॉर एक्वाटिक, फॉर एक्वाटिक है ना, एनिमल्स के लिए, यानी यहाँ पर थोड़ी बहुत क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ वाटर भी जरूरी है, ये ध्यान देना। अब देखिए एक्वाटिक एनिमल के लिए तो पानी जरूरी है, लेकिन क्वालिटी ऑफ वाटर क्या मतलब है, नहीं समझ पाए। चले जाते हो, आपने देखा कि बहुत ज्यादा सैलिनिटी है, बहुत ज्यादा इसमें साल्ट पाया जाता है, तो ये भी तो पानी का एक गुण है। तो ये चीजें, क्वालिटी बहुत जरूरी है, सैलिनिटी ऑफ वाटर की इंपॉर्टेंट इसमें किस तरह से देखने को मिलता है वही चीज मैं इसमें बताऊं। यानी इसमें बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन हो जाएंगे, यानी हम कह देंगे कि सीधा बताओ ब्रेकर में ले लो चाहे तो क्वालिटी में, केमिकल कंपोजिशन तो होगा ही होगा, एंड पीएच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। पीएच, केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच का जो वैल्यू है भाई, कहीं का पीएच 7 से कम है, 6 तक है एसिडिक है, 7 पर है न्यूट्रल है, 7 से ऊपर है बेसिक है। तो ये जो पीएच की रेंज होती है, उस रेंज के आधार पर कहीं एसिडिटी है, कहीं बेसिक है, कहीं सैलिनिटी है, इस अवस्थाओं में पानी है। अब मान लेता हूँ कि जो पानी हमारे यहाँ फ्रेश वाटर तालाब में कोई जानवर अगर मतलब मान लो सर्वाइव कर रहा है, अब उसको तुम छोड़कर चले आओ कहाँ पर, सैलिनिटी वाटर में, समुद्र में ले आओ, तो वहां से ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान उसकी बॉडी में पूरी की पूरी पानी क्या भर जाएगी ना, बॉडी फूल जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, फाइनली वो लाइसिस हो जाएगी, फट जाएगी। तो ऐसे हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म को हर एक पर्टिकुलर वाटर यानी एक्वाटिक एरिया में ही सर्वाइव करवा सकते हैं, ना कि मनमानी। जैसे मैंने सेब वाला उदाहरण बताया अभी आपको, सेब ऐसे एरिया में ही होगा जहां पर टेम्परेचर कम होगा, बर्फीली एरिया होगी, ठंडक एरिया होगी। अब यहाँ ला करके तुम क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, मर जाएगा वो फाइनली। ऐसे जीव जंतु हैं सारे पानी में सर्वाइव नहीं करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आएगी क्वालिटी ऑफ एनिमल्स क्या है। मैंने इसीलिए देखा एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए चैप्टर में। समझ में आई बात। चलिए अब पीएच का मान तो समझ में आ गया। अगर यहीं पर मैं जैसे अभी चलो एक यहाँ लिख देता हूँ, जैसे सैलिनिटी बता देना यहाँ पर, सैलिनिटी, सैलिनिटी समझते हो भैया, सैलिनिटी को हम लोग पीपीटी में मेजर करते हैं, लिख लो यहाँ पर, पीपीटी मतलब होता है पार्ट्स ऑफ थाउजेंड, पार्ट्स ऑफ थाउजेंड, ये है पीपीटी। इस रूप में हम इसको फाइनली क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है ना। जो कि सैलिनिटी 5 से कम भी हो सकती है, ठीक है ना, 5 से कम भी हो सकती है। तो ये तो लैंड वाटर की है, ये ध्यान देना, ये लैंड वाटर की है, तो 5 से कम हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे ये 30 से 35 तक होता है, तो समुद्र में होगा आपको पीपीटी यहाँ तक मिल पाएगा। ये 100 आपको देखने को मिलेगा, 100, वो भी 100 से ज्यादा मानते चलिए इसको, 100 से ज्यादा होगा। कहाँ पर होगा ये, कुछ लगून्स एरिया है, यानी हाइपर सैलाइन होते हैं, इसको बोला जाता है हाइपर सैलाइन लगून्स एरिया में, है ना, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है। डेजर्ट एरिया पर भी पाए जाते हैं, ध्यान देना, डेजर्ट एरिया पर भी आपको देखने को मिलता है। वहां पर जैसे स्क्वायरल वगैरह, वहां पर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब आप जाएंगे जब डेजर्ट एरिया में देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्क्वायरल वगैरह भी वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधा डेजर्ट में जैसे प्लांट भी आपको मिल जाएंगे। जैसे डेजर्ट में प्लांट अगर पूछा जाएगा कौन सा है, जैसे हो जाएगा आपका क्यूटिकल थिक, वहां पर होती है। आप कभी भी जाएंगे किसी रेगिस्तानी पौधे को देखेंगे तो उसकी जो ऊपर की लेयर क्यूटिकल बड़ी मोटी होती है ना, तो क्यूटिकल इसकी क्या होती है, थिक हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ में क्या होगा, स्टोमेटा काफी डीप होते हैं, स्टोमेटा डीप होते हैं, यानी हम इसको बोलते हैं सनकेन हो जाते हैं, धंसे रहते हैं अंदर की तरफ, ठीक है ना। प्लांट बहुत सारे जैसे सीएम पाथ भी होता है ना, तो वो अलग अलग पौधे की अपनी अपनी एक रेंज होती है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और डेजर्ट एनिमल में जैसे कंगारू भी ले सकते हो आप लोग, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक आएगा कंगारू। क्या हम कंगारू रेट के बारे में समझ पाते हैं, डेजर्ट एनिमल्स में आता है, ये ध्यान देना इसको, ये डेजर्ट एनिमल में आते हैं। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं भैया, नाम बता देता हूँ, लिख लो।
वही है इरिथ्रोहेलाइन, यानी इसको यहाँ पर चाहो तो लिख लो कि दो प्रकार के भी होते हैं मोस्टली वाटर में रीअब्सॉर्बल वाले जो होते हैं। एक होते हैं यूरी यू आर हेलाइन, यूरी हेलाइन, साल्मोन, इसमें आता है साल्मोन फिश वगैरह आती है। दूसरा आ जाता है, यहीं पर ले लो, जिसका नाम हो जाएगा अभी पढ़ा आपने, स्टीनो हेलाइन। ये दो होते हैं यहाँ पर। इसमें गोल्ड फिश आती है, गोल्ड फिश आती है, समझिएगा इसको, गोल्ड फिश आती है ना। और इसमें आप ले लेना यूरो हेलाइन वाले में ले लेना साल्मोन फिश। क्या मार्क समझ में आया? तो ये सब एग्जाम्पल दो आधार पर होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतनी बातें। तो ये दो चीजें अभी हमने देखा, टेम्परेचर और वाटर का। अब इसमें दो और बचे हैं, सन और सॉइल का। फिर इसको लेक्चर को समाप्त करेंगे यहाँ तक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बता। चलिए भैया, इसमें देख लेंगे। अब दो हो चुका था, तीसरा है इसमें लाइट, और चौथा हमारा एबायोटिक फैक्टर में सॉइल। इन्हीं को समझ लेते हैं। लाइट में आपको दोस्तों पता है कि सन एकमात्र मेन सोर्स होता है किसका, लाइट का होता है। तो मेन सोर्स है किसका, लाइट का, जिससे क्या होता है, फोटो सिंथेसिस होता है। आप जानते हैं कि फोटो सिंथेसिस पर ही डिपेंड होता है क्या चीज, हम सब। डिपेंड होता है कौन, प्लांट और एनिमल्स। पौधा डिपेंड होगा, भोजन बनाएगा विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। एनर्जी जो है ग्लूकोज की मात्रा में यहाँ पर स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में, और उसको एनिमल्स खाएगा, वहीं से ग्रेन बनेगा जो मानव भी खाएगा। तो सब खाते हैं इसी पौधे से, क्योंकि सन है एकमात्र लाइट का एनर्जी का सोर्स है। वो ना होता तो शायद हम भोजन भी ना पाते। नेचर ने सब कमाल की चीजें रख रखी हैं कि भाई साहब आप लोग यूज करिए, सदुपयोग तो मत करिए, इसका गलत यूज मत करिएगा, मिस यूज ना करें। तो लाइट का हमने यूज किया। छोटे छोटे जो पौधे हैं, स्मॉल हर्ब जो होते हैं, श्रब होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, टेकन द लोअर लाइट, बहुत छोटी छोटी लाइट्स जो वेवलेंथ होती है उसको अडॉप्ट करते हैं, ताकि उनकी बॉडी अडॉप्ट कर सके। बस जैसे है कि एक छोटा बच्चा है, उसको 4 थाली खाना दोगे तो नहीं खा पाएगा, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति उसको 2 थाली 3 थाली दोगे खा लेगा किसी तरह से। तो यानी छोटे आकार के व्यक्ति को छोटी छोटी लाइट्स, ऐसे पौधे हैं, छोटा है छोटे वेवलेंथ के लाइट दीजिए, बड़ा है पौधा है बड़े वेवलेंथ के पौधे दीजिए। तो श्रब और हर्ब जो स्मॉलेस्ट है उनके लिए स्मॉल वेवलेंथ होती है। फिर होता क्या है, अफेक्ट ऑफ द लाइट ऑन द रिप्रोडक्शन। देखिए, टेम्परेचर ना मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगा तो रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा, और रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो बेटा तुम ज्यादा समय तक इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे अपने आप को। मैंने अभी बताया पहले लास्ट लेक्चर में भी तुरंत, कि आपको अर्थ पे रहना है तो आप रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीमेंट करिए, बढ़ाइए। ये होगा तभी तो आप चल पाएंगे आगे लंबे समय तक, अदरवाइज बेकार है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर लाइट ना मिलता तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें कह रहा है कि रिप्रोड्यूस जरूरी है, किसके लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए लाइट बहुत ही अफेक्ट करता है। फिर देखेंगे यहाँ पर, हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। किसी भी जिंदगी के लिए, किसी भी जीवन के लिए लाइट का अफेक्शन बहुत ही जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया कि विजिबल लाइट जो जो दिखाई पड़ता है, उसका जो वेवलेंथ होता है लगभग 400 से लगा करके 700 नैनोमीटर तक, ये जो है वेवलेंथ यानी लैम्डा जो है, इसकी जो वेवलेंथ है 400 से लगा करके 700 नैनोमीटर होती है, विजिबल होती है, आपकी आंखों से दिखाई पड़ती है। एंड स्पेशली इज वेरी वेरी सुटेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करवाना है तो इसी रेंज के अंदर भेजो। या पढ़ेंगे जब आप केल्विन साइकिल वगैरह आपने पढ़ोगे 11th वगैरह में पूरा, तो यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है विजिबल लाइट्स को, जो वेवलेंथ थोड़ा 4 से 700 के बीच में होती है, जिससे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस इनहेंस होती है। ये चीजें आगे 11th में पढ़ा होगा, अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं। तो आई होप लाइफ समझ में आया होगा। अब देखेंगे सॉइल। भाई मिट्टी तो आप जानते हैं, बिना मिट्टी में कुछ नहीं होता है। पौधा कोई लगाओ, फर्श पे लगाओ, नहीं लगेगा, मिट्टी डाल दो, देखो यह तनातन पौधा तैयार हो जाएगा। तो सॉइल बहुत जरूरी है। सॉइल को ही बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं एडाफिक फैक्टर्स के नाम में जानते हैं। ड्यू टू द डिफरेंस वेदरिंग, वेदरिंग माने होता है कि पत्थर चट्टान को तोड़ना। चट्टान जब टूट जाता है तो उसको वेदरिंग कहते हैं। कि रॉक का हम कन्वर्शन कितने करते हैं, देखो रॉक का सॉइल में चेंजेस is called as the weathering. The weathering is a process in which the rock has converted to the soil with the different kind of the कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से होता है। टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीजें कहीं ना कहीं पत्थर रॉक को ब्रेक डाउन करवा देती है। इसको वेदरिंग कहा जाता है, जिससे छोटे छोटे सॉइल मिलते हैं। हालांकि सॉइल के ग्रेन्स अलग होते हैं, क्लाइमेट्स को भी डिफाइन, सेडिमेंटेशन,
डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, आप जानते हैं कि अलग अलग जो सॉइल्स होते हैं डिफरेंट काइंड के, वो क्रिएटेड होते हैं, बन जाते हैं जब वेदरिंग हो जाता है तो। भाई होता है ना, हमने सुना होगा कि ये काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, पीली मिट्टी है, ये कैसे बनते हैं? वेदरिंग होता है रॉक्स का, और रॉक जिस प्रकार के मिनरल्स को अपने पास एब्जॉर्ब करता है, रखता है, उसी प्रकार के ब्रेकडाउन सॉइल बन जाते हैं। तो क्रिएशन ऑफ द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द वेदरिंग विच चेंजेस ऑफ द रॉक इनटू द सॉइल। फिर होगा क्या, डिफरेंट ऑफ द सॉइल आपको दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग सॉइल, वो कैसे होते हैं? ड्यू टू द वेरीड ऑफ द पीएच। पीएच भी उनका अलग होता है, ऐसा नहीं कि आप देखिए आपको 12th में प्रैक्टिकल कराया जाता है कि अलग अलग प्लेस के आप सॉइल लेकर आइए और सॉइल के फिर आप देखिए पीएच को मेजरमेंट करिए। सब जगह का पीएच ऐसा नहीं होता, कहीं का एसिडिटी ज्यादा होगी, कहीं बेसिसिटी ज्यादा होगी, कहीं न्यूट्रल होता है। तो अलग अलग इस प्लेस के जो सॉइल होते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट क्लाइमेट में जहाँ पाए जाते हैं, वहाँ का पीएच अलग होता है। तो ये वेराइटीज होते हैं सॉइल के, तो ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ द पीएच, पीएच के आधार पर ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। मिनरल्स उसमें अलग अलग होगा, ये भी आप जानते हैं। भाई एक स्थान का सॉइल लाएंगे, मिनरल्स कुछ ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, ये भी होता है। टोपोग्राफी होता है इसमें। टोपोग्राफी आप जानते हैं क्या है? द स्टडी ऑफ आवर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सराउंडिंग, यानी आपके अगल बगल के जो सराउंडिंग है और साथ ही साथ जो आपका नेचर है, नेचुरल जो है, इन चीजों का अध्ययन ही कहलाता है टोपोग्राफी। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये सारे चारों जो मैंने एबायोटिक फैक्टर थे मैंने आपको बता दिया साथियों। अब हम लोग इसमें आगे जब बात करेंगे अगले टर्म्स पर, चलिए अब हम इसमें बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर। ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इनको हम समझेंगे अगले लेक्चर में। आज लेक्चर यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। मैंने कहा ना, चीजें समझ में आनी चाहिए, कम पढ़िए लेकिन बेहतर तरीके से पढ़िए। एग्जाम बहुत करीब है, इसी मंथ में नवंबर में आपका चैप्टर सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब आराम से आप पढ़िए, फिर हम लोग वन शॉट और ये सब बात करेंगे। तब तक के लिए जबरदस्त तरीके से पढ़िएगा। चलिए इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, बाकी मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन शॉट ले लीजिए।